हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो अपलोड हो रहा है जिस दिन, उसके बाद आप लोगों का सरस्वती पूजा है। स्कूल भी बंद थे अभी कुछ महीनों से, स्कूल भी खुल गया 3 तारीख से। तो 8, 9, 10 वेस्ट बंगाल में इन 3 कक्षाओं के लिए स्कूल को खोल दिया गया है और 11 भी उसमें शामिल है। और जो लोग 10 का बोर्ड देने जा रहे हैं और 12 का बोर्ड देने जा रहे हैं उनके लिए तो स्कूल क्लास 10 और 12 जो था वो सपना ही हो गया। ये हमारे लाइफ का बहुत बड़ा सदमा है, मतलब एज ए स्टूडेंट, क्योंकि क्लास 10 और क्लास 12 जो होता है वो आगे जाकर पूरे जीवन भर उसकी यादें हमारे साथ चलती हैं। तो हम लोग बड़े अभागे थे कि हम लोगों को जो 10 में हैं, जो 10 का बोर्ड देने जा रहे हैं वो, और जो 12 का बोर्ड देने जा रहे हैं, हम लोग न जाने कौन सा कर्म किए थे कि हम लोगों को 2 साल से घर में ही बैठ के गुजार देना पड़ा। जो 10 की यादें और 12 की यादें हैं, स्कूल की यादें, स्कूल लाइफ की यादें, वो यादें हम अपने साथ अब आगे लेकर नहीं जा पाएंगे। लेकिन जो अभी 10 में गए हैं या 12 में, 11 से 12 में जाएंगे, आप लोग बड़े लकी हैं कि पर्टिकुलरली क्लास 10 और क्लास 12 आप लोग उस याद को जी पाइएगा। तो जो भी हो सब एडजस्ट करना पड़ता है हमें। और ये वीडियो जो अपलोड हो रहा है आज, इसके बाद वाले दिन आप लोगों का सरस्वती पूजा है, तो खूब एंजॉय कीजिए पूजा को। जिनके स्कूल खुल गए हैं, जिन कक्षाओं के, आप लोग स्कूल में एंजॉय कर पाइएगा। और जो 10 और 12 का बोर्ड देने जा रहे हैं वो लोग अपने तरीके से अपने घर में या जहाँ कोचिंग में पढ़ते हैं अपने सर लोगों को बोलिए कि थोड़ा स्कूल की कमी पूरा कर दें आप लोगों का, ठीक है। चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं फिर से। आज हम लोग पढ़ेंगे विसर्ग संधि। इसके पहले हम लोग संधि का 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। एक था स्वर संधि और एक था व्यंजन संधि। तो स्वर संधि मैंने जिसमें पढ़ाया था उस पर मैंने संधि के बारे में पूरा डिटेल में बताया था कि संधि क्या होती है, संधि कैसे की जाती है, और उसमें स्वर संधि का भी मैंने कवर कर दिया था। उसके बाद वाला जो वीडियो है वो व्यंजन संधि है, वो भी कंप्लीट हो गया। विसर्ग संधि बचा हुआ था, तो आज हम लोग एक छोटा सा वीडियो होगा, इसको आज कवर करके ये संधि का टॉपिक जो है हिंदी व्याकरण का वो आज समाप्त हो रहा है, ठीक है। तो विसर्ग संधि, अब इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा पिछले दोनों वीडियो को, दोनों नहीं, पहला वीडियो देख लीजिएगा तो भी होगा कि संधि किसे कहते हैं। अगर आप संधि किसे कहते हैं या संधि कैसे बनता है वो अगर समझ गए तो फिर विसर्ग संधि में जो समझा रहा हूँ इसमें मुझे डिटेल में जाना नहीं पड़ेगा। वैसे मैं थोड़ा सा संधि का रिवाइज करते हुए चलता हूँ ताकि जो लोग केवल ये विसर्ग संधि का वीडियो देख रहे हैं आप लोगों को ये विसर्ग संधि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। संधि किसको कहते हैं, संधि का मतलब क्या होता है, मेल। जैसे ये 2 वर्ड आपका हिम आच्छादित, हिम आच्छादित, आच्छादित। अब यहाँ पे हिम में जो है, जब हिम का हम उच्चारण करते हैं, हिम म के साथ आ निकलता है, तो म में क्या है, आ छुपा हुआ है। और आच्छादित का जब उच्चारण कर रहे हैं तो आ के जब पहला जो आच्छादित उसका उच्चारण हो रहा है तो पहला वर्ण, हमारे पहली ध्वनि जो निकल रही मुँह से वो आ निकल रही है, तो इसका आ। अब ये आ, इसकी आ ध्वनि और इसकी आ ध्वनि, ये दोनों को मिला दिया जाएगा। तो मिलाने से क्या होगा, इसको यहाँ से निकाल दें, ठीक है। तो हम वर्ड को लिखेंगे कैसे, ऐसे हिम, और ये छादित है, छादित, ठीक है। बीच में जो गैप रहा, अब ये गैप को भरने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि इसका अंतिम अक्षर क्या था, आ, इसका पहला अक्षर था आ और आ मिलकर बन जाता है आ, तो यहाँ हम आ की मात्रा डाल देते हैं, तो ये हो गया हिमाच्छादित। तो ये हो गई संधि। संधि का मतलब जब किसी भी शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर आपस में जुड़ जाए, उनका मेल हो जाए और मिलने के बाद एक नया अक्षर तैयार हो, तो उसी को कहते हैं, वर्ण में जो विकार आ रहा है, वर्ण में जो गड़बड़ी आ रही है दोनों अक्षर के मिलने से, तो उसी को कहते हैं संधि या जुड़ना। तो ये था आपका संधि। संधि किसे कहते हैं, संधि के 3 भेद, स्वर, स्वर और व्यंजन संधि मैंने पढ़ा दिया, तो उसमें डिटेल में बता दिया गया है कि कैसे कौन सा अक्षर जुड़ने से क्या बनता है, उसमें हम नहीं जा रहे हैं। अब हम लोग डायरेक्ट चले जाते हैं विसर्ग संधि में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अच्छा, कभी कभी बहुत सारे वीडियो आप लोग देखे होंगे संधि का, ज़्यादातर वीडियो हो या किताबों में भी देखिएगा कि केवल आपको संधि 2 वर्ड का दिया जाता है, ठीक है।
तो मैं आपको अंत में 3 वर्ड के भी कुछ संधि वर्ड होते हैं, मतलब 3 वर्ड रहेंगे, 3 अक्षर जुड़कर भी एक संधि बनता है। तो वैसे कुछ वर्ड्स मैं आपको दे दूंगा या आपको बनाने को के लिए मैं दे दूंगा। तो 3 वर्ड का भी संधि होता है। जनरली हम लोग पूरा जो वीडियो पढ़े हैं स्वर व्यंजन, उसमें हमने क्या देखा, 2 वर्ड, 1 और 2, ये दोनों वर्ड के इस वर्ड का अंतिम अक्षर और इस वर्ड का पहला अक्षर, ये दोनों मिलकर संधि बना। कभी कभी देखिएगा कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसमें 3-3 शब्द रहेंगे और तीनों शब्द के इसका अंतिम शब्द, अंतिम अक्षर, इस शब्द का पहला अक्षर, इस शब्द का पहला अक्षर, ये 3 मिलकर फिर एक संधि बनता है। तो ऐसे भी कुछ वर्ड है। तो ज़्यादातर आप वीडियो में ये 2 वर्ड का ही देखे होंगे, आज वो भी देख लीजिएगा 1-2, ठीक है। अब आते हैं हम लोग विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में किसे कहते हैं? विसर्ग का मतलब क्या होता है, ये 2 बिंदु आप जो देखते हैं हिंदी में, हाँ, इसको कहा जाता है विसर्ग। ऐसे आप जब स्वर अक्षर पढ़ते हैं तो अह, ये जो अह पढ़ते हैं, अह, अंग, आ, छोटी बड़ी, छोटा उ बड़ा उ, री, ए ओ अंग, अह, ये अंतिम अक्षर होता है। तो ये जो अंतिम अक्षर होता है अह, इसी का जो ये 2 बिंदु है, इसी को कहते हैं विसर्ग, ठीक है। तो विसर्ग संधि मतलब क्या, जैसे इसके पहले व्यंजन और स्वर में क्या पढ़े थे हम लोग कि इसका अंतिम अक्षर और इसका पहला अक्षर, उस हिसाब से हम लोग काउंट किए थे या चेक किए थे कि व्यंजन है ना स्वर है। तो वो अच्छी देखिए आप पुराना वीडियो। विसर्ग संधि किसे कहेंगे कि जिस संधि में पहले शब्द का अंतिम अक्षर विसर्ग हो और उसके बाद आपका स्वर हो या व्यंजन हो, कोई भी अक्षर हो, इधर अगर विसर्ग है तो उन दोनों अक्षरों के मिलने से जो संधि तैयार होती है उसको कहते हैं हम लोग विसर्ग संधि। जैसे यहाँ देखिए मनः, मनः जो शब्द है इसका अंतिम अक्षर क्या है, विसर्ग है, अंतिम, ठीक है। और अनुकूल में पहला अक्षर क्या है, स्वर है, आ है। तो यहाँ विसर्ग, यहाँ स्वर, ऐसा भी होगा, यहाँ विसर्ग, यहाँ व्यंजन। तो विसर्ग होना चाहिए, पहले शब्द का जो अंतिम अक्षर है वो विसर्ग अगर हो तो उससे जो संधि बनेगी, उससे जो संधि वर्ड बनेगा, संधि पद, वो कहलाएगा आपका विसर्ग संधि, ठीक है। तो ये मनः अनुकूल, अभी मनः का ये म और न, अब ये अह जो है हम हटा लिए। और अनुकूल में पहला अक्षर क्या था, आ, इसको भी हटा लें तो क्या होगा, नुकूल, नुकूल। तो अब क्या हो रहा है, हमने अभी कुछ देर पहले एग्जाम्पल पढ़ा कि इस अंतिम अक्षर और इसका पहला अक्षर, ये दोनों मिलकर कोई एक अक्षर तैयार करेंगे, ठीक है, या कोई मात्रा हो तैयार करेंगे और वो बीच में डाल दी जाएगी, वही हो गई संधि। तो इन दोनों के मिलने से बन गया आपका ओ की मात्रा, तो मनोनुकूल, ये क्या हो गया, मनोनुकूल, ये हो गया आपका विसर्ग संधि, ठीक है। तो ऐसा रहे तो विच्छेद करना होगा। विच्छेद का मतलब ये संधि है, ये जुड़ा हुआ है, अक्षर जुड़े हुए हैं, तो इसका जब हम तोड़ेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, तो इसको क्या कहेंगे, संधि का विच्छेद। विच्छेद मतलब तोड़ना, विच्छेद दिया रहा तो ऐसा करना होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे, जैसे व्यंजन संधि में पढ़े थे हम लोग कि कौन सा अक्षर, कौन सा विसर्ग के बाद क्या रहे या विसर्ग के पहले क्या रहे, तो कौन सा अक्षर जुड़कर क्या बनता है, ठीक है। जैसे व्यंजन संधि के कुछ रूल थे, उसी तरह से विसर्ग संधि के भी कुछ रूल हैं। तो मैं एक एक करके आपको बताता जा रहा हूँ नियम, आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा और करके वीडियो को देखते हुए, कॉपी को देखते हुए समझते जाइए, ठीक है। तो पहला नियम मैं बताऊँ आपको विसर्ग संधि का कि कैसे विसर्ग संधि बनती है, किससे क्या बनता है, ठीक है। तो पहला मैं लिख दे रहा हूँ, उसको देखिए और उदाहरण से मैं उसको आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब विसर्ग संधि का पहला नियम देखिए। जैसे व्यंजन संधि में एक एक करके हम लोग पढ़े थे, उसी तरीके से विसर्ग का पहला कि विसर्ग का ओ में परिवर्तन, मतलब विसर्ग जो है वो ओ में बदलेगा, ठीक है। कब बदलेगा, विसर्ग कब ओ बनेगा, जैसे इसके पहले हम लोग उदाहरण पढ़े थे विसर्ग संधि के उदाहरण में कि मनः अनुकूल, मनोनुकूल, ठीक है। विसर्ग जो था वो ओ में बदल गया। तो कैसे, कब ओ में बदलता है, कब, कैसे आप जान गए कि, या मैं जान गया कि अब मनः अनुकूल लिखा हुआ तो हमको मनोनुकूल लिखना है, ओ की मात्रा लानी है। तो उसका एक रूल है कि कब ओ में बदलता है विसर्ग। तो पहले उदाहरण को देखिए, यह मनः यहाँ क्या है, विसर्ग है। अच्छा, विसर्ग के बाद देखिए ब है, ठीक है। यहाँ देखिए विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या, ह है, और यहाँ क्या है, विसर्ग है, विसर्ग के बाद म है। अब तीनों अक्षरों पर थोड़ा गौर कीजिए कि ब जो है वो प वर्ग का, प वर्ग होता है, प फ ब भ म। जैसे वर्ग मैंने बताया था कि व्यंजन अक्षरों में क्या होता है, वर्ग होता है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग। तो क वर्ग में 5, हर वर्ग में 5-5 है। तो प वर्ग में जो ब है वो प वर्ग में कितने नंबर पे होता है, प फ ब, तीसरे पे होता है, ठीक है। तो ब जो है वो प वर्ग का तीसरा वर्ण है। अच्छा,
उसके बाद देखिए म जो है वो प वर्ग का प फ ब भ म पांचवा वर्ण है, ठीक है। और यहाँ पर है आपका ह, ठीक है। अब देखिए ओ में परिवर्तन कब होगा किसी विसर्ग का, जब किसी विसर्ग के बाद अगला जो अक्षर होगा वो अक्षर अगर किसी भी वर्ग का तीसरा अक्षर हो या चौथा हो या पांचवा हो। तो जो ब है ये प वर्ग का तीसरा अक्षर है, म जो है ये प वर्ग का पांचवा अक्षर है। तो तीसरा और पांचवा, तो मैंने क्या कहा कि तीसरा हो, चौथा हो या पांचवा हो, तब जो है जो विसर्ग है वो ओ में बदलता है, ठीक है। अब इसको तोड़कर समझेंगे हम लोग, वो ओ में बदलता है। या फिर और एक रूल कि अगर विसर्ग के बाद या र ल व ह इन पांचों अक्षर में से कोई अक्षर हो, जैसे यहां देखिए ह है, ठीक है, तो ये जो विसर्ग है वो ओ में बदलता है, ठीक है। अब उदाहरण को अच्छी तरह से समझिए। मनः, अब इसमें से अगर हम अ को निकाल दे, ठीक है, अ को निकाल दे तो क्या होगा, ऐसे होगा म न। और उसके बाद यहाँ क्या है, बल, बल को यहाँ लिखे बल। अब इन दोनों को हमें जोड़ना है, ठीक है। तो इसका अंतिम अक्षर क्या था, विसर्ग था। तो विसर्ग के लिए यहाँ पर कौन सी मात्रा बैठेगी, तो क्या रूल कि अगर ये अक्षर तीसरा, चौथा या पांचवा है तो विसर्ग जो है वो ओ में बदल जाएगा। तो मन के बाद क्या मात्रा आ जाएगी, ओ की मात्रा, तो मनोबल। इसी तरीके से बाकी दूसरा, ठीक है, समझ लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग विसर्ग का, विसर्ग संधि का दूसरा नियम, ठीक है। अब दूसरा देखिए, विसर्ग का र में परिवर्तन, ठीक है। इसके पहले आपका विसर्ग का था ओ में परिवर्तन, ये दूसरा है र में परिवर्तन। तो इसको इतना पढ़ने के पहले पहले उदाहरण को देखिए। यहाँ क्या है, निह धन, ठीक है। अच्छा, निह का ये विसर्ग है और इस विसर्ग के पहले देखिए उच्चारण क्या कर रहे हैं हम, निह। निह मतलब न के साथ ई, न के साथ क्या निकल रहा है, ई, निह, ठीक है। यहाँ भी देखिए निह, न के साथ ई निकल रहा है। अच्छा, यहाँ भी ई। अच्छा, यहाँ देखिए आशी, विसर्ग के पहले आशी, ई, ठीक है। तो विसर्ग के पहले जो अक्षर है वो देखिए या तो ई है, छोटी है या बड़ी है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि अगर विसर्ग के पहले अ आ ना हो, केवल अ आ ना हो, विसर्ग से पहले अ आ ना हो, ठीक है, बाकी दूसरा स्वर हो, ई हो, छोटी हो, बड़ी हो, छोटा ऊ हो, बड़ा ऊ हो, अ आ ना हो, अ आ से हटकर दूसरे स्वर हो, एक नंबर बात। और दूसरी तरफ देखना है हमको कि अगर विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, जो उसमें हम लोग किए थे इसके पहले ओ की मात्रा में, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या फिर य, र, ल, व, ह इनमें से कोई अक्षर हो इधर, तब क्या होता है, ये विसर्ग जो है वो र में बदलता है। तो र मतलब रेफ की मात्रा हो जाती है, ठीक है। तो जैसे यहाँ देखिए निह धन, ध जो है ये त वर्ग का चौथा वर्ण है, त वर्ग का चौथा वर्ण है और इस विसर्ग के पहले क्या है, ई, निह, ई स्वर आ रहा है, तो ये चौथा वर्ण है। तो विसर्ग का परिवर्तन किसमें होगा, रेफ में होगा, निर्धन। ये नी के बाद क्या दे दिए, यहाँ पे रेफ दे दिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए निहमल, नी के बाद क्या दे दिया गया, रेफ दे दिया गया। यहाँ निहयात, यह निह ई है, यहाँ य है, बोले ना य, र, ल, व हो, अगर इस वर्ड के बाद तो क्या बन जाएगा, विसर्ग आपका रेफ में बदल जाएगा, निर्यात, ठीक है। आशीर्वाद, आशीर्वाद, ये जो विसर्ग था ये रेफ बन गया, यहाँ से विसर्ग गायब हो गया। एकदम इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आप भूल जाइएगा, मैं पहले भी संधियों में बोला हूँ, स्वर संधि, व्यंजन संधि के जितने नियम बताए गए हैं, जितने प्रकार वगैरह बताए गए, आप भूल जाइए। बस कुछ 100-150 तीनों संधि का स्वर, व्यंजन और विसर्ग मिलाकर 100-150 वर्ड का प्रैक्टिस कर लीजिए, उसी में आपका वोकेबुलरी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। संधि ऐसा टफ टॉपिक है कि इसको ये बनाना, सीखना ये मायने नहीं रखता। आप एक बार सीख लिए, लेकिन आगे जाकर क्या होगा, आप पढ़ते जाइएगा हिंदी पढ़ते पढ़ते अपने आप बहुत सारे संधि वर्ड आपको आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, ठीक है। और अपने आप जो आप सीख रहे हैं अभी विच्छेद करना, और इस विच्छेद करने के तरीके से करते करते आप आगे जाकर अपने आप विच्छेद भी कर लीजिएगा। इसलिए नियम अगर याद न रहे तो उसका एकदम भी प्रेशर अपने ऊपर मत लीजिएगा,
ठीक है। मैं पहले के दोनों वीडियो में भी मैं आप लोगों को गाइड कर चुका है संधि के टॉपिक में, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे विसर्ग संधि का तीसरा नियम, ठीक है। अब तीसरा देखिए, विसर्ग का श में परिवर्तन, तलविश, ठीक है। तो इसका क्या रूल है, विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, ठीक है। अब जो दो आप सीख गए, उसके बाद ये तीसरा चौथा पांचवा जो भी मैं बताऊंगा मुझे ज़्यादा समझाना भी नहीं पड़ेगा, आप केवल मैं पढ़ूंगा और आप समझेंगे। विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च, छ या श हो, ठीक है, तो विसर्ग का स हो जाता है, विसर्ग जो है वो श में बदल जाता है। अब जैसे उदाहरण देखिए, दुह विसर्ग है, उसके पहले क्या है, दुह, दुह, उ, दुह, जब बोलना तो क्या निकल उ, तो विसर्ग के पहले एक स्वर हुआ और बाद में देखिए च है। यहाँ देखिए नी, विसर्ग के पहले ई, नी, ई, और यहाँ क्या है, छ है। यहाँ देखिए विसर्ग के पहले क्या है, दु, उ, मतलब स्वर है, और इसके बाद क्या है, श है। तो मैंने क्या कहा, विसर्ग के पहले अगर कोई स्वर हो, स्वर ध्वनि निकले, ठीक है, और विसर्ग के बाद अगर च हो या छ हो या तलविश हो, तो विसर्ग जो है वो किस में बदल जाता है, श में बदल जाता है, आधा श हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ दुह चरित में देखिए, दुह, ये जो विसर्ग था, विसर्ग को हटाकर यहाँ क्या कर दिया गया, आधा तलविश, दुष, और चरित्र जैसे वैसे ही है, इस विसर्ग के जगह पे क्या ला दिया गया, तलविश, तो दुह चरित। यहाँ देखिए निह छल, निश्छल, निह जैसा था वैसा ही है, छल जैसा था वैसा, बीच में तलविश आ गया विसर्ग की जगह पे। दुशासन में भी वही है, दु और उसके बाद शासन और बीच में आ गया तलविश। तो ये हो गया आपका श में परिवर्तन का नियम। इसके बाद आते हैं चौथा नंबर, ठीक है। देखिए विसर्ग का स में बदलाव, इसके पहले विसर्ग का तलविश में बदलाव हुआ था, अब होगा दंती स में बदलाव, ठीक है, आधा सा होगा। क्या रूल है, विसर्ग के बाद, ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद देखिए त है, ठीक है, यहाँ विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या है, स है, दंती स है। तो जब विसर्ग के बाद त हो या स हो, दंती स हो, तो ये जो विसर्ग है ये आधा दंती स में बदल जाएगा। जैसे यहाँ पे दुहतर, तो दु, और ये विसर्ग था वो आधा दंती स हो गया, और तर जैसा था वैसे लिखाया, अब विसर्ग जो था यहाँ पे क्या बन गया, दंती स बन गया, ठीक है। दुस्साहस, यहाँ पर भी वही देखिए, विसर्ग के बाद स है तो दु हुआ, और साहस जैसे लिखा था वैसे साहस लिख दिए, इस दु को लिखे, और विसर्ग को अगर हटा दे, विसर्ग को हटाकर यहाँ पर क्या दे दिया गया, आधा दंती स, तो दु साहस, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके, अगर नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को पॉज करके या फिर 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, थोड़ा जल्दी करना होगा हम लोगों को, और बहुत सारे नियम है, ठीक है। अब पांचवा देखते हैं, विसर्ग का मूर्धन्य स में परिवर्तन, तालविश स में परिवर्तन, फिर दंती स में परिवर्तन हुआ, अब ये मूर्धन्य स में परिवर्तन, ठीक है। क्या नियम, पहले उदाहरण को देखो, ये विसर्ग है, विसर्ग के पहले क्या है, दु, मतलब उ, दु, जब हम दु बोल रहे हैं तो मुंह से कौन सी ध्वनि निकली है, उ क्या होता है, स्वराक्षर, ठीक है, मतलब उ है। यहाँ पर देखिए नी में क्या है, ई, तो स्वराक्षर, तो यहाँ है आपका उ और यहाँ है आपका ई। अच्छा, उ के बाद देखिए विसर्ग के बाद जो दूसरा शब्द है उसका पहला अक्षर है यहाँ का, और यहाँ पर पहला अक्षर है फ, ठीक है। अब नियम को पढ़ते हैं, यदि विसर्ग से पहले ई या उ हो, छोटी ई या छोटा उ हो, यहाँ छोटा उ है यहाँ छोटी ई है, और विसर्ग के बाद क ख हो या ट ठ हो या प फ हो, ये पांचों 6, क ख या ट ठ या प फ, तो विसर्ग जो है वो आधा मूर्धन्य स बन जाता है। तो यहाँ देखिए दुष्कर्म, दुष्कर्म, ये बन गया विसर्ग, यहाँ पर विसर्ग क्या बन गया, आधा मूर्धन्य स बन गया। दुष्कर्म का क्या हो गया, दुष्कर्म, निफल का क्या हो गया, निष्फल, ठीक है, क्लियर। अब आप वीडियो को पॉज करके अगर नहीं समझ में आया हो तो देख लीजिए फिर से। अब आइए, थोड़ा हट के है ये, अब तक क्या था कि विसर्ग कोई दूसरा अक्षर बन जाता था, विसर्ग का कोई दूसरा रूप हो जाता था, ठीक है। अब क्या है, विसर्ग का लोप हो जाना, मतलब विसर्ग गायब हो जाएगा, उसके बदले में कुछ नहीं बनेगा, कोई भी अक्षर नहीं जुड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा दूसरे तरीके का हुआ। अब तक क्या था कि विसर्ग किसी न किसी दूसरे अक्षर में ट्रांसफर हो जा रहा था, ठीक है। यहाँ क्या होगा, विसर्ग गायब हो जाएगा, उसके जगह पे और कोई अक्षर नहीं आएगा। जैसे यहाँ क्या, वो कब होता है कि विसर्ग से पहले अ या आ हो। अब यहाँ देखिए अतः, तह के बाद क्या विसर्ग है, अगर हम त को केवल ऐसे पढ़ें, अब बचा यहाँ क्या, त बचा, त के बाद ना विसर्ग है, तो विसर्ग है, ये विसर्ग है। अगर हम विसर्ग को हटा लें तो क्या ये अक्षर क्या है, त, तो त का जब उच्चारण करते हैं हम तो क्या आता है, त,
त के साथ आ आता है, इसका मतलब ये क्या है, इसमें स्वर है, वो है आ। ठीक है, तो विसर्ग से पहले आ या आ हो, ठीक है, तो यहां आ मिल गया हम लोगों को। और विसर्ग के बाद कोई अलग स्वर हो, अलग स्वर कहने का मतलब आ और आ से हटकर स्वर जो है, आ से हटकर स्वर क्या होंगे, छोटी बड़ी, छोटा हूं बड़ा हूं, ए ये सब होंगे। तो आ और आ से हटके कोई अलग स्वर हो विसर्ग के बाद, तब विसर्ग का क्या होता है, लोप हो जाता है। यहां क्या है, विसर्ग के बाद ए है, विसर्ग के बाद ए है, ए जो है आ और आ से हटके है ना, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, देखिए विसर्ग यहां से लोप हो गया, अतयो। ठीक है, क्लियर। अब आगे आते हैं 7वां नंबर। अब 7वां देखिए, विसर्ग का लोप। इसके पहले भी विसर्ग का लोप हम लोग किए थे, ठीक है, लेकिन उसमें क्या था कि विसर्ग का लोप होकर कोई दूसरा अक्षर नहीं आ रहा था, मतलब कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा था, विसर्ग को हटा दो संधि बन गई। लेकिन यहाँ क्या है, विसर्ग का तो लोप हो जाएगा, लेकिन लोप होने के बाद, लोप का मतलब होता है गायब हो जाना, विसर्ग का गायब हो जाना, ठीक है, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, लेकिन उसके बाद एक चेंजिंग होगा। क्या चेंजिंग आएगा कि जो उसके पहले का स्वर है वो दीर्घ हो जाएगा। पहले उदाहरण देखो, यहां देखिए नि, ये विसर्ग है, अब विसर्ग क्या कहा कि विसर्ग के बाद र रहने पर, विसर्ग के बाद र रहने पर, ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद यहाँ र है, ये विसर्ग है, इसके बाद यहाँ र है, तो विसर्ग के बाद अगर र रहे तो विसर्ग जो है उसका तो लोप होगा, लेकिन विसर्ग के पहले का जो स्वर है, पूर्व स्वर, मतलब विसर्ग के पहले वाला स्वर, तो विसर्ग के पहले वाला स्वर क्या है, पे नी, तो ई है, यहाँ भी ई है, नी, तो विसर्ग का पहले वाला जो स्वर है वहां पे क्या था, ई था। और कौन सी ई थी, छोटी की मात्रा थी, छोटी, तो ये जो है छोटी, ये दीर्घ बन जाएगा। दीर्घ का मतलब छोटी जो है वो बड़ी बन जाएगा, छोटी, इसीलिए छोटी ई और बड़ी ई कहते हैं। ये हर्ष ई और इसके बाद दीर्घ ई, हर्ष मतलब छोटा और दीर्घ मतलब बड़ा, तो जो हर्ष है मतलब छोटी ई है वो क्या बन जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा। तो यहाँ देखिए नी, विसर्ग का लोप कर दिए, यहाँ विसर्ग नहीं है, और जो छोटी ई थी वो बड़ी ई बन गई, नी, न में बड़ी हो गया, नीरोग। यहाँ पे निरज में वही सेम चीज़ है, विसर्ग हट गया और न में क्या हो गया, छोटी जो थी वो क्या होगी, बड़ी हो गई। कब, जब विसर्ग के बाद आपका र रहे तो। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं 8 नंबर। अब आइए 8वां, विसर्ग का बदलाव न होना, अर्थात विसर्ग जो है वो विसर्ग ही रह जाएगा, ना लोप होगा ना उस किसी अक्षर में वो चेंज नहीं होगा। कब, जब विसर्ग से पहले आ हो। यहाँ पर देखिए ये अंतः, आह विसर्ग है, विसर्ग के पहले त है, त मतलब आ, त से क्या निकलेगा, आ, तो विसर्ग के पहले आ हो और विसर्ग के बाद क हो। ठीक है, दूसरा देखिए, ये विसर्ग है अधः, आह, और ध में अ है, यहाँ विसर्ग सॉरी आ है, विसर्ग के पहले क्या है, आ है, यहाँ भी विसर्ग के पहले क्या था, आ था, और यहाँ आ के बाद क्या था, क था, यहाँ आ के बाद क्या है, प है। तो विसर्ग के पहले अगर आ हो और विसर्ग के बाद अगर क हो या प हो तो विसर्ग का कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसा है वैसा ही लिखा जाता। अंतःकरण देखिए यहाँ, अंतःकरण, अधः पतन, अधः पतन, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो क्या रूल, या इसको आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, यदि विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग के बाद क या प हो तो विसर्ग में कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, एग्ज़ाम में जिस तरीके के स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि वगैरह का विच्छेद करने को दिया जाता है, तो मैं शायद वो सारा कवर कर चुका। आज पूरा संधि टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया। स्वर पहला पार्ट 1, दूसरा वीडियो था संधि का पार्ट 2 व्यंजन संधि, और तीसरा वीडियो आपका ये विसर्ग संधि। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा एक 3 अक्षर वाला आपको एक संधि दिखाता हूँ, जो मैंने वीडियो के पहले में बताया था कि हम लोग तो जितने भी तीनों पार्ट वीडियो में जो हम लोग देखे हैं, तीनों में हम लोग क्या किए हैं, 2-2 वर्ड वाले, ठीक है, 2-2 वर्ड वाले संधि किए हैं, 2-2 शब्द वाले, लेकिन कुछ 3 वर्ड वाले भी संधि होते हैं। उसमें से मैं एक दे रहा हूं आपको, और आपको मैं बनाने को भी दूंगा कि आप कमेंट्स बॉक्स में संधि का वो विच्छेद करके, विच्छेद करने के लिए भी दे रहा हूं या विच्छेद कर दे रहा हूं, उसका संधि बनाकर आप कमेंट्स बॉक्स में हमको बना कर दीजिए, तब मुझे समझ में आएगा कि आप जो तीनों वीडियो देखे हैं आप क्या समझे हैं। ठीक है, तो पहले एक 3 वर्ड का बता दूं आपको। अब 3 शब्दों का देखिए संधि, अनु, आय, इत। अनु यहाँ क्या है, उ, ठीक है, अनु, उ,
अंतिम ध्वनि क्या निकले? ऊ। यहाँ आ या आ, पहली ध्वनि क्या है? आ, ठीक है। यहाँ क्या निकल रही है? ई। तो ऊ आ ई, ये तीनों मिलकर, तीनों जुड़कर बना अन्वित। तो यहाँ 3 अक्षर का जोड़ है, 3 अक्षर की संधि है, ठीक है। और थोड़ा सा बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में, ये कौन सी संधि है जो अन्वित है, ये संधि कौन सी है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, मैं तोड़ भी दिया हूँ, ऊ आ ई, ठीक है। कौन सी संधि आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। अब आप लोगों के लिए मैं थोड़ा सा होमवर्क दूं कि समझूं मैं थोड़ा सा कि आप कितना समझे हैं। तो मैं 3 वर्ड आपको देता हूं संधि विच्छेद करने के लिए, और 3 संधि विच्छेद मैं दे रहा हूं उसका संधि बनाने के लिए, ठीक है। उसमें से 3 वर्ड वाला भी एक मैं दे रहा हूं, देखो उसको आप कैसे करते हैं, ठीक है। तो पहला लीजिए, जैसे अन्वेषण, अन्वेषण 1 नंबर, इसका आप संधि विच्छेद कीजिएगा यहाँ पर, और विच्छेद करने के बाद वो कौन सी संधि है वो भी लिखिएगा। आपको वो स्वर हो तो स्वर, व्यंजन हो तो व्यंजन, विसर्ग हो तो विसर्ग। स्वर संधि के जैसे 5 भाग थे, वो भागों का नाम नहीं लिखना, भेद का नाम नहीं लिखना है, केवल आप स्वर, अगर स्वर होगा तो स्वर संधि लिख दीजिएगा, व्यंजन है तो व्यंजन लिख दीजिएगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है, केवल स्वर तो पहचान लेंगे आप। अगर वीडियो आप देखें हैं तो स्वर संधि और व्यंजन विसर्ग आप पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, विच्छेद करने में। तो केवल आप संधि का नाम लिख दीजिएगा विच्छेद करने के बाद कि स्वर है, ना व्यंजन है, ना विसर्ग है, ठीक है। एक ये हुआ अन्वेषण, और दूसरा हो गया अधीश्वर, अधीश्वर, और तीसरा हुआ आपका अब्ज, आधा ब जा, अब्ज। इन 3 शब्दों का, 3 संधि पदों का, 3 संधि शब्दों का विच्छेद कीजिएगा और संधि का नाम बताइएगा। एग्जाम में आप लोगों का इसी तरीके से देता है। क्लास 10 में अगर आप हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड के, तो दिया जाता है कि जैसे क्वेश्चन नंबर दे देगा यहाँ पर, किसी भी क्वेश्चन में हो, ठीक है, पेपर में देख लीजिएगा। मान लीजिए 6 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित वाक्यों से संधि पदों को चुनिए। वाक्य दिया रहेगा, उसमें से संधि पद आपको निकालने हैं, कौन सा शब्द उसमें संधि पद है, संधि शब्द है, और निकालकर संधि पद को चुनिए, चुनकर उसका विच्छेद कर उसका नाम लिखिए। तो एग्जाम में आप सॉल्व कैसे करोगे? अगर क्लास 10 के हो तो 12 का फिर अलग होगा। 12 में, क्लास 12 में क्या है कि केवल संधि का विच्छेद करने को दिया जाता है, नाम वगैरह लिखने को नहीं दिया जाता, ठीक है। तो बहुत आसान है क्लास 12 में, उसकी तुलना में क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड का टफ है। तो कोई ऐसा क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित संधि पदों को चुनिए, और उसमें से निम्नलिखित में से संधि पदों को चुनिए और उसका विच्छेद करते हुए उसका नाम बताइए। तो आप एग्जाम में सॉल्व कैसे करेंगे? तो जो क्वेश्चन नंबर है, मान लीजिए 6 नंबर है, अब 6 के क में दे दिया विद्यालय, ठीक है। इस वाक्य में दे दिया, एक वाक्य दे दिया कि मोहन विद्यालय जाता है, मोहन विद्यालय जाता है। तो मोहन विद्यालय जाते, इस वाक्य में संधि पद क्या होगा? ये विद्यालय। अब विद्यालय को आप चुन लिए, कितना नंबर है? 1 का, तो 6 का क यहाँ पे लिखें, लिखकर अब 3 कॉलम बनाइएगा। यहाँ लिखिएगा संधि पद, संधि पद इस कॉलम में, यहाँ लिखिएगा विच्छेद, और यहाँ लिखिएगा संधि का नाम, ठीक है। तो विद्यालय यहाँ लिख दीजिए, संधि पद ये है विद्यालय, यहाँ विच्छेद कीजिएगा विद्याधन आलय, और संधि का नाम क्या होगा? स्वर संधि, जानते हैं आप। तो इस तरीके से क्लास 10 के एग्जाम में दिया जाता है, ठीक है। तो आप लोग एक कॉलम वॉलम भी नहीं बनाना है, मैं आप जो दे रहा हूँ इसका आप केवल विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। अब दे रहा हूँ दूसरा कि संधि विच्छेद मैं कर दे रहा हूँ, उसका आप संधि पद बनाइएगा, ठीक है। जैसे देखिए, ये थोड़ा सा कठिन है, पहली बार, जैसे 3 अक्षर का मैंने दिया था, आपको कर दिया था मैंने, बता दिया था अन्वित में। यहाँ भी मैं 3 अक्षरों वाला संधि दे रहा हूँ, अन्य, और दिमाग लगाइएगा तो हो जाएगा, अन्य, अन्य और आश्रम, आश्रम, इसका आप संधि पद बनाइए, अन्य, अन्य, आश्रम। क्या संधि वर्ड होगा बनाकर दिखाइएगा, ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में। दूसरा लिखिए था, तो अह, अह धन निश, अहनिश। और तीसरा आप ले लीजिए एक व्यंजन संधि, अन आयास, ठीक है। अब तीनों के संधि पद यहाँ आप लिखिए, इन तीनों का विच्छेद कीजिए, नाम बताइए, और इन तीनों का क्या है? संधि पद लिखिए। और वो कौन सा संधि है वो तो विच्छेद देखकर ही आप समझ जा रहे होंगे, यहाँ देखकर ही आप बता देंगे कि तीनों कौन सा संधि है, ठीक है। संधि का नाम लिखिए। अगर संभव हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप इसका आंसर मुझे बताइएगा, ठीक है। तब मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं।
नहीं तो जस्ट बस मैं केवल वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अगर वीडियो मेरा पसंद आया हो तो लाइक का तो रिक्वेस्ट आपसे कर ही सकता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आपको हिंदी व्याकरण या पॉलिटिकल साइंस पॉलिटी के टॉपिक के वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, क्योंकि अलग अलग समय में हमारे कोचिंग से अलग अलग तरह का वीडियो अपलोड होता है। तो जो आपको ज़रूरी होगा वो नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा, और जो आपको ज़रूरी होगा आप वो वीडियो देख पाइएगा, ठीक है। और अगर चैनल वीडियो पसंद आया हो, मैं अगर समझा पा रहा हूँ आप लोगों को, तो आपसे यही उम्मीद करूँगा कि आप मेरे वीडियो को अपने क्लासमेट में, फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। और इसके बाद आप लोगों को भी अगर किसी वीडियो की ज़रूरत हो, किसी टॉपिक की ज़रूरत है, कि कोई टॉपिक आपको हिंदी व्याकरण और पॉलिटिकल साइंस में अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, तो मैं आपके हिसाब से वो टॉपिक का वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और भी कोई ज़रूरत हो, आप लोगों का एग्ज़ाम अब आने वाला है, माध्यमिक का फरवरी से, मार्च से है, HS का अप्रैल से है। अब आप लोग जगे होंगे, इतने दिन आप लोग सोए होंगे, माँ कोरोना आप लोगों को सुलाद के रखी थी 1 साल से, ठीक है। तो अब आप जगे होंगे, क्योंकि अब बहुत सारे लोग ऐसा भी सोच रहे होंगे कि अभी तक सोचे होंगे कि हो सकता है हम लोगों का पिछले साल की तरह एग्ज़ाम ना हो और हम लोगों को नंबर दे दिया जाए, मार्कशीट बना दिया जाए। लेकिन अब सब कुछ पिक्चर क्लियर हो गया है, स्कूल जब खुल गया है तो आप लोगों का ऑफलाइन एग्ज़ाम ही होगा, माध्यमिक भी होगा, HS भी होगा। तो अब आप लोग, लगता है कि बहुत सारे लोग जो लाखों लाखों स्टूडेंट्स आप लोग देने जा रहे हैं एग्ज़ाम, सब जग गए होंगे कि अरे अब तो एग्ज़ाम देना ही है। तो मेरे ख्याल से अब जगे होंगे। तो अगर जगे हैं, और जगने के बाद क्या होता है, जब रात को हम सोते हैं, खा पी कर सोते हैं, उसके बाद सुबह जब जगते हैं तो भूख लगती है। तो आप लोग क्लास 9 में या 8 में स्कूल वगैरह खुला था, इंटरेस्ट था, पढ़ाई लिखाई किए, लेकिन जब कोरोना ने आपको सुला दिया 1 साल से, तो आप खा के सो गए थे, तो आपको भूख नहीं थी, क्योंकि खाए हुए थे, सोए हुए थे। अब फिर जब जगे हैं तो सुबह सुबह फिर भूख लगेगी, अर्थात जब आप फिर से आप इसको एग्ज़ाम होने वाला है या स्कूल खुल गया है, तो आपको अब विभिन्न टॉपिक की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ने जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, प्रॉब्लम होगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, जब जगो तब सवेरा। अगर आपको किसी भी वीडियो का, किसी भी टॉपिक का वीडियो चाहिए इन दोनों सब्जेक्ट से रिलेटेड, या कोई सजेशन चाहिए आपके क्लास 12 के आर्ट्स का या क्लास 10 के ऑल सब्जेक्ट्स का, कुछ सजेशन वगैरह भी आपको चाहिए, बहुत सारा सजेशन मैंने अपलोड कर दिया है, 10 के लिए भी, 12 के लिए भी, आर्ट्स के लिए। और भी कुछ अगर चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पर, बहुत सारे सजेशन मैं अपलोड नहीं कर पाऊँगा, समय नहीं है मेरे पास, तो आप लोग वहाँ पर व्हाट्सअप नंबर पर कॉल करके, या कॉलिंग नंबर मेरा दिया हुआ, कॉल करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, और आपको व्हाट्सएप पे वो सजेशन का जो है पिक, वो हम लोग यहाँ से सेंड कर देंगे, ठीक है। और संभव हो पाया अगर तो PDF बनाकर सजेशन के नीचे ही उसको डाउनलोड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना, टाटा बाय बाय।